तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आखिर है क्या। सबसे पहले आप मानते हैं ना कि भाई हमें ये समझना जरूरी है कि आखिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। तो देखिएगा इक्वेशन आप सबको अच्छे से पता है कि इक्वेशन होता क्या है। इक्वेशन आप जानते हैं कि वैसा फॉर्मेट जहां पे इक्वल टू का साइन होता है और दोनों तरफ कुछ ना कुछ टर्म्स होते हैं, है ना, दोनों साइड हो, इक्वल टू का साइन का इस्तेमाल किया गया हो, तो उसको जनरली हम लोग क्या कहते हैं, उस फॉर्मेट को इक्वेशन कहते हैं। अब बात आती है कि हमें जो है यहाँ पे क्या पढ़ना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए डिस्कस करते हैं अच्छे तरीके से कि आखिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम किस तरीके के इक्वेशन को कहेंगे। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे, ठीक है। तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि आपके बड़े भैया ने और आपकी दीदी ने, ठीक है, जो आपसे सीनियर थे, वो इस बार उन्होंने अपने 10th का पेपर दे दिया है। अब आप लोगों की बारी है, आप लोग नेक्स्ट ईयर सीबीएसई के क्लास 10th का फाइनल बोर्ड देने जाएंगे, ठीक है। तो आज का ये क्लास जो है अब हम लोग रेगुलर जो है अभी कंडक्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग खास करके जो सीबीएसई के आपके एनसीईआरटी का सिलेबस है वो 1 बाय 1 करके कंप्लीट करेंगे, एक एक चैप्टर करके अपना कंप्लीट करेंगे आपके फर्स्ट टर्म के सिलेबस के हिसाब से, और उसके अकॉर्डिंगली जैसा जो सिलेबस है उसी के हिसाब से कंप्लीट होगा। इस लेक्चर में हम लोग खास करके, और अभी से जितने भी हमारे लेक्चर्स आएंगे सबके सब लेक्चर्स में हम लोग एनसीईआरटी बुक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चन हम लोग कवर करने वाले हैं। तो इसलिए ये बारी अब आप लोगों की है कि आप लोग लगातार हमारे साथ जुड़ के एनसीईआरटी बुक के पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उसको अच्छे तरीके से क्लियर करें, ताकि फिर आपका भी जब टाइम आएगा नेक्स्ट ईयर, ठीक है ना, तो आप भी अपने पेपर को बहुत अच्छे तरीके से देंगे और बहुत अच्छी तैयारी के साथ अपने एग्जाम को अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग जैसा कि आज की इस क्लास में क्या शुरू करने वाले हैं, ये चीज आपको ऑलरेडी हमारे बोर्ड पे दिख रहा होगा। आज की क्लास में हम लोग आपके एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 4 है जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उस चैप्टर को शुरू करने वाले हैं। देखिए इस चैप्टर के सबसे जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को बारी बारी से डिस्कस करेंगे और एक एक कंसेप्ट के ऊपर हम लोग एग्जाम्पल को भी कंप्लीट करते जाएंगे, अपने बुक के जो क्वेश्चंस हैं उसको कंप्लीट करते चले जाएंगे। देखिए आप लोगों के पास अभी से बहुत टाइम है और बहुत अच्छे तरीके से यदि लगातार हमारे एडुलर क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ेंगे, ठीक है, तो अभी से आपको लगातार तरीके से जो है क्लास 10th जो सीबीएसई मीडियम का मैथ्स है उसका कंप्लीशन हम लोग बहुत पहले करने वाले हैं, ताकि आपके पास उसका रेगुलर रिवीजन करने के लिए भी दोबारा से टाइम मिल जाए और बहुत अच्छे तरीके से आप एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज कर भी ले, ठीक है, और बहुत अच्छी प्रैक्टिस भी कर ले, ताकि आपके एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आने के बहुत हाई चांसेस हो, ठीक है। देखिए सब कुछ प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। यदि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी, आप बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज करेंगे, ठीक है, और क्लास को यदि आप बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे, कंसंट्रेट होके देखेंगे, तो मेरा 110% गारंटी है कि आप जो है वो बहुत अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। मैथ्स में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, साइंस में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा अपना एक रूटीन बता दूं कि आपको इस एडुलर क्लासेस के साथ, ठीक है, क्लास 10th की तैयारी करने के लिए किस तरीके से आपको सपोर्ट मिल सकता है। देखिए सबसे पहली बात कि यहाँ पे इस चैनल के ऊपर आपको क्लास 9th से लेके क्लास 12th तक के हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के फुल फ्लेज वीडियोस मिलने वाले हैं, ठीक है। मैथ और साइंस के फुल फ्लेज वीडियोस मिलेंगे आपको, चैप्टर वाइज वीडियोस मिलेंगे, एक एक चैप्टर का बहुत डीप डिस्कशन होने वाला है, क्योंकि अब आपके लिए ऐसा नहीं है कि टाइम का हमारे पास बाउंडेशन है कि हम बहुत अच्छे से चैप्टर को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। सारा कुछ तो बाबू कॉन्सेप्ट ही होता है। एक बार आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो नेक्स्ट टाइम फिर आपको उसी चैप्टर को रिवाइज करने में क्या होता है पता है, बहुत कम टाइम लगता है। और दूसरी चीज क्या है कि एक बार जब आप कंसेप्चुअली किसी चीज को समझ लेते हैं तो फिर आपको माइंड में उसको रिटेन करने में काफी ज्यादा आसानी हो जाती है, ठीक है। फिर आपको रट्टा वगैरह मारने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, तो आप बहुत अच्छे तरीके से एक एक चैप्टर को आराम से अपने कंट्रोल में कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो पढ़ाई करने का जो तरीका है, एक जो प्रॉपर तरीका है, जब तक आप उसको फॉलो नहीं करेंगे तो भाई पढ़ाई आपको जो है ना बहुत बड़ा बर्डन लगने वाला है, ठीक है ना। तरीका जो है और जो कहते हैं ना कि टॉपर लोग फॉलो करते हैं
उस तरीके से फॉलो करिए और बहुत अच्छे तरीके से जो है ना, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत भी नहीं है। आप ये सोच रहे हैं कि हाँ दिन में मुझे 12 घंटा मैं पढ़ूंगा तभी जाके मेरे बहुत अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं, तो ये भी सोचना आपका गलत है। आप दिन में 3 से 4 घंटे पढ़ाई करके भी बहुत अच्छी रिजल्ट ला सकते हैं, क्योंकि आपके लेवल पे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग की जरूरत नहीं है, आपके लेवल पे स्मार्ट वर्किंग की जरूरत है। आप स्मार्ट तरीके से चीज़ों को जितने अच्छे से कवर करेंगे आपका उतना ज़्यादा अच्छा सब कुछ होने वाला है, ठीक है ना। तो देखिए पढ़ाई के थोड़ा सा जरिया को, या कहता है ना कि पढ़ाई के थोड़ा सा मतलब आप जिस तरीके से वे ऑफ स्टडी थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा, आपको एक मेंटलिटी सेट करनी पड़ेगी कि हाँ हमें शुरू से ही हम लोग जितना कुछ पढ़ते जा रहे हैं उसको अच्छे तरीके से रिवाइज कर ले, ठीक है, ताकि एंड टाइम पे आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं हो। क्योंकि होता क्या है ना कि बहुत बच्चे होते हैं कि यार शुरू से सब चीज़ को नेग्लेक्ट करते चलते जाए, ठीक है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को नेग्लेक्ट करते चले जाते हैं। अब लास्ट में उनके पास क्या होता है कि रिवाइज करने के लिए भाई कॉन्सेप्ट बहुत सारे कुछ होते हैं। अब प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस पूरे के पूरे बुक ही उसके ऊपर वैसे ही है बाकी है, ठीक है, वो बहुत सारा कुछ होता है जिसको रिवाइज करने के लिए बाकी रह जाता है। तो फिर उसके बाद उसको मेंटेलिटी जो है ना एक प्रेशर आने लगता है। तो भाई ऐसा काम क्या करना है बताओ। अभी से जब हमारे पास इतना ज़्यादा अच्छा खासा टाइम है तो हम अच्छे से चीज़ों को एक एक चीज़ को यदि रिवाइज करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, डे वन डे करने से होता क्या है ना कि आपको बहुत ज़्यादा कम टाइम लगता है, ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं है कि पर डे आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना है। क्योंकि चीज़ों को यदि आप शुरू से रिवाइज करते चले जाएंगे तो आपको आगे चल के क्या होगा कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी आएगा और फिर आपको पढ़ने में भी मजा आएगा, ठीक है, फिर आपको एग्जाम देने में भी बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए आज की क्लास हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरू करते हैं। देखिए चैप्टर का नाम यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आखिर है क्या। सबसे पहले आप मानते हैं ना कि भाई हमें ये समझना जरूरी है कि आखिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। तो देखिएगा इक्वेशन आप सबको अच्छे से पता है कि इक्वेशन होता क्या है। इक्वेशन आप जानते हैं कि वैसा फॉर्मेट जहां पे इक्वल टू का साइन होता है और दोनों तरफ कुछ ना कुछ टर्म्स होते हैं, है ना, दोनों साइड हो इक्वल टू का साइन का इस्तेमाल किया गया हो तो उसको जनरली हम लोग क्या कहते हैं, उस फॉर्मेट को इक्वेशन कहते हैं। अब बात आती है कि हमें जो है यहाँ पे क्या पढ़ना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए डिस्कस करते हैं अच्छे तरीके से कि आखिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम किस तरीके के इक्वेशन को कहेंगे, इसके लिए क्या कंडीशन होने वाला है। देखिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिए बहुत अच्छे से। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबसे पहले यदि मैं बात करूं तो देखिए इक्वेशन आप समझ चुके हैं, इक्वल टू का साइन का इस्तेमाल किया जाता है और दोनों तरफ क्या होते हैं, कुछ ना कुछ यहाँ पे टर्म्स होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं कि 5x प्लस में क्या 10 इक्वल्स में कितना 40, तो बताइए क्या मुझे ये इक्वेशन है, बिल्कुल इक्वेशन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू की साइन का इस्तेमाल किया गया है और इसके इस तरफ में भी कुछ टर्म्स हैं और इस तरफ में भी कुछ टर्म्स हैं। देखिएगा इक्वेशन के जो ये साइड वाला है पूरा पार्ट, इस पार्ट को क्या कहा जाता है, इसकी जानकारी भी आपको बहुत अच्छे से होगी, LHS कहा जाता है, जिसको हम लोग फुल फॉर्म में क्या कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है ना। और इस साइड को कहा जाता है RHS, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, राइट हैंड साइड। क्योंकि ये राइट हैंड की तरफ है इसलिए इसको राइट हैंड साइड कहा जाता है और ये लेफ्ट हैंड की तरफ है इसलिए इसको लेफ्ट हैंड साइड कहा जाता है, ठीक है, यहां तक तो क्लियर है। तो ये इक्वेशन होता है जो आपको बहुत अच्छे से पता है कि इक्वेशन आप जानते हैं कि इक्वेशन किसे कहा जाता है। अब देखिए हमारे पास मेन चीज है समझने के लिए कि आखिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। देखिएगा क्वाड मतलब होता है, क्वाड्रेटिक का मतलब हम लोग यहाँ पे आराम से लिख सकते हैं, क्वाड्रेटिक का मतलब होता है मैक्सिमम पावर 2, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक का मतलब कितना होता है, मैक्सिमम पावर कहिए या डिग्री कहिए, इसका 2 होता है। देखिए डिग्री कहने का मतलब होता है, मैक्सिमम पावर 2 कहने का मतलब क्या है। अब देखिए ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 होगा वैसे इक्वेशन को हम लोग कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। वैसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना होगा, 2 होगा, वैसे इक्वेशन को क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप कहेंगे सर आपने बोल तो दिया है लेकिन हमें समझ नहीं आया है, तो एक एग्जांपल दे दीजिए जिससे हमें और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे क्या दूं, 4x² प्लस में क्या 5x प्लस में 10 इक्वल्स में 0 लगा दिया मैंने यहाँ पे। तो बताइए ये एक इक्वेशन तो है, बिल्कुल इक्वेशन है। क्यों है, इसलिए इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू के साइन का इस्तेमाल किया गया है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है इसकी हमें चेक करनी। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए मैंने कंडीशन क्या बताया है, मैंने बोला कि ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर है वो कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो आप खुद चेक कर लीजिए कि ये एक इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल कौन सा है, x, और पूरे इक्वेशन में जो वेरिएबल x है उसका मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है। तो इसलिए इस इक्वेशन को हम लोग कौन सा इक्वेशन कह सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं,
समझ आया ना? तो इस इक्वेशन को भी हम लोग कौन सा इक्वेशन कह सकते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन आराम से कह सकते हैं। इसके अलावा मैं यदि आपको एग्जांपल दूं तो 5x² प्लस में कितना 4x माइनस में 16 इक्वल्स में 0, बताइए क्या ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? तो आपका आंसर होगा बिल्कुल राइट, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे पहचाना आपने? ऐसे पहचाना कि इसमें जो वेरिएबल इस्तेमाल किया गया है x, उसके पूरे इक्वेशन के अंदर जो मैक्सिमम पावर है वो कितना है? 2 है, इसलिए इस इक्वेशन को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। ठीक, बहुत आसान है, कोई दिक्कत ही नहीं है, आराम से आप इसको समझ सकते हैं कि ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 होगा, वैसे इक्वेशन को हम लोग क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। तो अब ये जो इक्वेशन है इसमें कौन सा वेरिएबल इस्तेमाल किया गया है? x। अब x का मैक्सिमम पावर यदि 2 है तो ये कौन सा इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहां तक तो क्लियर है? तो चलिए और भी एग्जांपल यदि मैं आपको दूं, बताइए 6x² माइनस में 16 इक्वल्स में 0 लिख दूं तो क्या ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है? बिल्कुल है। क्यों है? इसलिए है कि इसमें जो वेरिएबल x है इसका मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है ना? तो ये एग्जाम्पल से आपका इतना तो क्लियर हो चुका है कि आखिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते क्या है। आपका अब सेकेंड सवाल कि सर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझ गया है, ठीक है ना, हमने पहचानने के लिए समझ लिया है कि आखिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे इक्वेशन को कहेंगे, तो क्या हमें सिर्फ क्लास 10th के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिर्फ पहचानने के लिए सीखना है? ठीक है ना, सिर्फ हमसे पहचानने के लिए पूछा जाएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, या इससे आगे भी कुछ पूछा जाएगा? तो देखिए, सिर्फ पहचानने के लिए आपके पास काम नहीं है, इसको सिर्फ पहचानने से आपका काम नहीं होने वाला है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बेसिक लेवल की चीज़ें हैं, बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चूंकि चैप्टर का नाम है तो सबसे पहले आपको पहचानने में आना चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर कैसे इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। तो हमने पहचानने के लिए सीख लिया है, अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या काम होने वाला है? अब आप खुद बताइए, इक्वेशन को आपने इससे पहले जो इक्वेशन पढ़ा है उसको सॉल्व करने के लिए तो जानते हैं, ठीक है? तो अपने पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको सॉल्व करने के लिए भी हमें सीखना है, ठीक है? तो देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या होगा, आप खुद सोचिए। इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब होता है कि इक्वेशन में जो प्रेजेंस वेरिएबल होते हैं हम लोग उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो अपने पास जो ये 3 एग्जाम्पल मैंने दिया है, तीनों इक्वेशन में जो वेरिएबल कौन सी है? पहले में x है, दूसरे में भी x है और तीसरे में भी x है, ठीक है? बाय डिफॉल्ट तीनों इक्वेशन में क्या है? वेरिएबल x ही है। तो हमें क्या करना है? इस इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब है कि तीनों इक्वेशन में से हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? बताइए, x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है? तो अब देखिए, पहले इक्वेशन में से जब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन। दूसरे इक्वेशन में से जब वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन होने वाला है। अब तीसरे इक्वेशन में से भी x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन होने वाला है। मतलब अपने पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा और आपको यदि उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए बोला जाता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वेरिएबल इस्तेमाल किया गया है आपको सिंपली उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है? तो देखिए, अब उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करनी है? तो उसके लिए अपने पास जो है टोटल 2 मेथड है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए अपने पास टोटल कितने मेथड है? 2 मेथड है। चलिए देखते हैं आखिर वो दोनों मेथड कौन कौन से हैं। देखिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन जो है वो टोटल कितने मेथड से निकलते हैं? 2 मेथड से। एक होता है आपके पास जो है जिसको हम लोग कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, पहला मेथड जो है अपने पास है फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है? पहला मेथड फैक्टराइजेशन मेथड है और दूसरा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है? पहला मेथड जो है वो फैक्टराइजेशन मेथड है, दूसरा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, दूसरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, ठीक है ना? तो सबसे पहले हमें सीखना है कि आखिर फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है? और उसके बाद फिर देखेंगे कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आखिर क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से हम उसके सॉल्यूशन को कैसे निकालते हैं। अब देखिए, जैसे सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग देखते हैं कि आखिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो चलिए, अपने पास एक एग्जाम्पल है या फिर मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं। जैसे मैं यहां पे लिख देता हूं x² माइनस में 8x, ठीक है ना, और प्लस में लिख दिया मैंने यहाँ पे
15 और इक्वल्स में कितना 0, एक्स एक्स स्क्वायर माइनस में 8x प्लस में 15 इक्वल्स में 0। अब बताइए आप खुद कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो भाई ये बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यदि है और मेरे से क्या करना है, हमें क्या सीखना है, इसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए, ठीक है ना। तो देखिए सॉल्यूशन इसका कैसे फाइंड किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो इसी फॉर्मेट में आपको मिलने वाला है, ठीक है। और ये फॉर्मेट क्या होता है, तो इसका एक बार सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं कि इसका जो अपने पास स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं उसको देख लेते हैं। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमेशा स्टैंडर्ड जो फॉर्म होता है वो क्या होता है, आपको हमेशा इसी फॉर्म में लगभग में दिखने वाला है, ठीक है। किस फॉर्म में, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स में क्या है 0। ये हमेशा अच्छे से माइंड में आप रख लीजिए, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स में 0। अब इसमें a क्या होता है, हमेशा याद रखिएगा कि जो एक्स एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स होंगे उससे पहले जो अपने पास कॉफिशिएंट होगा उसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, ए। एक्स एक्स स्क्वायर जरूरी नहीं है कि आपको हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स एक्स स्क्वायर मिलेगा। कहने का मतलब है कि जो भी वेरिएबल होगा और जिस वेरिएबल का पावर 2 होगा उसके पहले के कॉफिशिएंट को हम लोग क्या रीड करने वाले हैं, ए से उसको इंडिकेट किया जाता है, ठीक है। उसके कॉफिशिएंट को ए से हमने इंडिकेट किया है। अब देखिएगा ऐसा वेरिएबल जिसका मैक्सिमम पावर 1 होगा, जिसका पावर सिर्फ 1 होगा, वैसे वेरिएबल के कॉफिशिएंट को बी से इंडिकेट किया जाता है और लास्ट में जो टर्म होते हैं, जो कांस्टेंट टर्म होते हैं, उसको सी से इंडिकेट किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसको कहा जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ये जरूरी नहीं है कि हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा आपको एक्स के स्क्वायर ही मिलेगा, ठीक है। कोई भी वेरिएबल हो सकता है, क्योंकि देखिए ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन यदि ऐसा इक्वेशन को कहा जाता है जिसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 है, तो अब ये भाई वेरिएबल अपने पास सिर्फ एक थोड़ी ना है, ए से लेके जेड तक के तो सारे टर्म्स जो है वो क्या है, वेरिएबल ही है, सारे लेटर वेरिएबल ही है। तो अब किसी भी लेटर का इस्तेमाल किया जा सकता है इक्वेशन के अंदर, कोई बाउंडेशन तो नहीं है कि सिर्फ एक्स का ही इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। हाँ, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म की यदि हम लोग बात करें तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इन्होंने एक्स एक्स स्क्वायर ले लिया है। तो एक्स एक्स स्क्वायर किस चीज को रिप्रेजेंट करता है भाई, इक्वेशन के वेरिएबल का जो पावर 2 होगा उस टर्म को इंडिकेट करता है। जैसे यदि मैं आपसे बात करूं, मैं यहां पे एग्जांपल दूं, ठीक है ना, मैं लिख दूं 5y स्क्वायर माइनस में 16y प्लस में 20 इक्वल्स में 0। अब मैं आपसे कहूं कि बताइए कि अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो बिल्कुल है। तो अब आप कहेंगे कि सर ये इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्यों नहीं है, इसलिए कि इसमें एक्स एक्स स्क्वायर का इस्तेमाल नहीं किया गया। तो देखिए यहाँ पे एक्स एक्स स्क्वायर का मतलब ये नहीं है कि हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो है ना एक्स एक्स स्क्वायर होना ही चाहिए, ठीक है। कोई भी वेरिएबल हो सकता है, हाँ, लेकिन वेरिएबल का मैक्सिमम पावर जो है ना वो 2 होना चाहिए, तब जाके वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। अब देखिए इसमें जैसे ए की यदि हम लोग बात करें तो देखिए ए किसको कहा जाता है, एक्स एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट को कहा जाता है। तो अब जब ए एक्स एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट को कहा जाता है तो इसमें वाई स्क्वायर है, तो इसका कॉफिशिएंट 5 है। तो इसका मतलब क्या है, ए की जगह पे कौन सी वैल्यू है, बताइए मुझे, ए की जगह पे कौन सी वैल्यू है, यहाँ पे ए की जगह पे क्या लिखने वाले हैं हम लोग, 5 लिखने वाले हैं। अब इसी तरीके से बी की बात करें तो जो y टर्म है, मतलब क्या, ऐसा वेरिएबल जिसका पावर 1 हो उसके कॉफिशिएंट को b कहा जाता है। तो b की जगह पे कितना है 16 और c की जगह पे कितना है 20, ठीक है। तो इस तरीके से a b c की हम वैल्यू आराम से क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है ना। ए बी सी की वैल्यू हम आराम से क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। अब आपको कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया जाए, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं 4x स्क्वायर माइनस में कितना 20y इक्वल्स में 0 दे दिया। अब देखिए इसमें कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, तो भाई कांस्टेंट टर्म जब नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, बताइए। कांस्टेंट टर्म नहीं है तो कांस्टेंट टर्म की वैल्यू क्या है, 0 है। इसका मतलब इसमें यदि मुझे एबीसी की वैल्यू बोला जाता है कभी भी लिखने के लिए, तो इसमें ए की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे 4 और बी की जगह पे कितना हो जाएगा, माइनस में कितना 20। विद मैग्नीट्यूड हमेशा इसको लिखा जाता है, तो इसलिए बी की जगह पे कितना हो जाएगा, माइनस में 20। और सी की बात करें तो सी बराबर में हम लोग कितना लिख सकते हैं, 0, क्योंकि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म नहीं है, कांस्टेंट टर्म को ही सी से इंडिकेट किया जाता है, तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, सी इक्वल्स में 0 लिखेंगे। यहां तक तो आपका क्लियर है। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, एबीसी की वैल्यू क्या होती है, यहां तक हमने इन तीनों चीजों को अच्छे से देख लिया है, ठीक है ना। अब देखिएगा अपने पास कुछ क्वेश्चन देके आपसे यह भी पूछा जाता है कि क्या यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है। मतलब आप यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचानने के लिए सीख चुके हैं तो आप आराम से, आपसे क्वेश्चन देके पूछा जाएगा कि बताइए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो आप आराम से बता सकते हैं,
है ना। तो चलिए एक बार फटाक से चेक कर लेते हैं, अपने बुक के ही क्वेश्चन हैं उसको चेक करना है हमें कि भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है आपके एक्सरसाइज का 4.1 का जो ये क्वेश्चन नंबर है, पहला क्वेश्चन है, कहता है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होने के लिए कंडीशन क्या है वो आपने बहुत अच्छे से देख लिया कि वैसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, अदरवाइज वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो सबसे पहले एक नंबर के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं और एट द एंड देखेंगे कि वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 रह रहा है या फिर नहीं रह रहा। तो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 यदि होगा तो हम आराम से उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं, है ना। तो चलिए पहले नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए एक नंबर देके सॉल्यूशन दे सकते हैं और एक नंबर में क्वेश्चन क्या है x+1 है ना, और का पावर 2 और इक्वल्स में 2 इंटू में क्या x+3। अब इसको सॉल्व यदि करेंगे तो x+1 का स्क्वायर है a+b के होल स्क्वायर पे इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। a स्क्वायर प्लस में कितना 2ab प्लस में क्या b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, तो 2x प्लस में कितना 6। अब क्या करेंगे सारे टर्म्स को एक तरफ ले आएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस में क्या 2x प्लस में 1 माइनस में कितना 2x माइनस में 6 इक्वल्स में कितना 0। अब देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 2x माइनस में 2x ये दोनों कैंसिल हो गया, प्लस में 1 माइनस में 6 तो माइनस में 5 इक्वल्स में कितना 0। अब आप खुद बताइए मुझे कि ये एक इक्वेशन है, बिल्कुल है, और इक्वेशन में जो वेरिएबल है x उसके मैक्सिमम पावर कितने हैं, तो आप आराम से देख सकते हैं इसका मैक्सिमम पावर जो है वो 2 है। इसका मतलब बताइए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है। तो बिल्कुल ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है ना, क्योंकि मैंने आपको जो कंडीशन बताया था वो कंडीशन बिल्कुल यहाँ पे क्या हो रहा है अप्लाई हो रहा है, ठीक है, वो फुलफिल हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसके बाद जो अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करके चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या करेंगे बताइए, हम लोग इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, इसमें कोई अलग अपना कंसेप्ट नहीं लगने वाला है सिर्फ। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, आराम से देख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में सेकेंड में क्या है अपने पास, सेकेंड में जो है एक्स स्क्वायर माइनस में कितना है एक्स स्क्वायर माइनस में 2x इक्वल्स में कितना, इक्वल्स में -2 इंटू में कितना 3 माइनस में क्या है x। अब इसको सॉल्व यदि करेंगे हम लोग तो एक्स स्क्वायर माइनस में कितना 2x एज इट इज हो जाएगा, ठीक है, इक्वल्स में कितना माइनस में 6 क्योंकि -2 इंटू 3 माइनस में 6 और प्लस में कितना हो गया 2x हो गया। अब क्या करेंगे सारे टर्म्स को यदि एक तरफ ले आएंगे तो माइनस में 2x यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस में 6 और माइनस में कितना 2x इक्वल्स में कितना 0। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 2x तो माइनस में भाई 4x प्लस में कितना 6 इक्वल्स में 0। अब देखिए लास्ट में जो अपने पास ये सॉल्व होके आया है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6, खुद आप बताइए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। बिल्कुल है भाई, एग्जाम्पल भी मैंने ऐसे इक्वेशन का दे दिया है आपको, है ना। तो ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों, क्योंकि इसमें x का जो वेरिएबल इस्तेमाल किया गया है इसका मैक्सिमम पावर कितना है 2 है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो चलिए आज के वीडियो में हमने देखा है कि आखिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, उसके लिए कंडीशन क्या होता है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग कैसे पहचानेंगे, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है ना। और उसके बाद हम लोग इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो अपने पास 2 एग्जांपल्स थे जो आपके एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस थे उसको देखा है। तो इसी तरीके से हम लोग एनसीईआरटी के एक एक कंसेप्ट को कवर करते हुए चलने जाएंगे, ठीक है ना। एक एक जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उसको बहुत अच्छे तरीके से और आसान तरीके से समझने वाले हैं। तो इसलिए आपका देखिए काम क्या है, आप लगातार वीडियो को देखेंगे और वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, लास्ट तक देखेंगे जिससे आपकी कंसेप्ट बहुत अच्छी हो जाए और फिर आपको अगेन एंड अगेन एक ही क्वेश्चन को रट्टा मारने की कोई जरूरत कभी नहीं पड़े। मैं भी यही चाहता हूं कि भाई आप एक बार अच्छे से कंसेप्ट पढ़ ले ताकि आपको नेक्स्ट टाइम उसको फिर कभी रटने की जरूरत नहीं पड़े। आपको फिर लॉन्ग टाइम तक क्या होता है कि माइंड में चीजें बहुत अच्छे से रिटेन रहती है, ठीक है ना। तो चलिए इस तरीके के लगातार वीडियोस के साथ हम आपके सामने आते रहेंगे, है ना। तो इसलिए आप हमारे इस एडुअल क्लासेस की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।